Hello, good morning to all of you. Welcome to my channel Legal Lane of Visal. First of all, kindly subscribe my channel. Kindly click black bell icon and do comment on all my videos. And what are the suggestion? Also, all are important. Please give to me either my WhatsApp or Telegram or direct on the group. मेरे पास 2 से 3 दिनों से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे। सर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर सॉल्व कर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसको कोई बेरेक्ट नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत टफ लग रहा है। और मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत ही ईजी है। आप कम मेहनत से बहुत ज़्यादा नंबर इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ कि कैसे कैसे आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते जाऊँगा, आप देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो टॉपिक पढ़ लेंगे केवल पासिंग मार्क्स आपको आपका पेपर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रूटनी कमेटी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रूटनी कमेटी। स्क्रूटनी मतलब जो कोई चीज की स्क्रूटनी करती है, क्या रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन सही है कि नहीं है, इसकी स्क्रूटनी करना। तो पहला हो गया टू स्क्रूटनाइज एंड रिपोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस। ठीक, ये तो करेगा स्क्रूटनी कमेटी। पावर टू मेक रूल्स रेगुलेशन सब रूल्स, ये भी करता है। एक्ट लाइक वॉच डॉग्स, ये तीनों काम स्क्रूटनी कमेटी करती है। कि मान लो जैसे कोई लॉ बना या बनने वाला है, तो उसके लिए क्या सिस्टम है, क्या होना चाहिए, तो ये तीनों चीजें उस पर एप्लीकेबल होंगी। तो वन का आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, अगला आता है इन इंडिया द पोजीशन ऑफ अ स्टेट्स आर। यूनियन और स्टेट की क्या पोजीशन है, ये क्वेश्चन आता है। पहला होता है ये लीगल पर्सन है। आप बताइए, क्या इन पे क्या ये केस फाइल कर सकते हैं यूनियन और स्टेट? हाँ, इनके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है। हाँ, दे कैन बी लायबल। यस, दे कैन फाइल सूट एंड सूट कैन फाइल अगेंस्ट देम। मे बी। तो टू का डी हो गया। ठीक, इस टॉर्सेस लाइबिलिटी इम्पोज ऑन द गवर्नमेंट। तो यस, व्हाई नॉट। टॉर्सेस लाइबिलिटी, गवर्नमेंट भी कुछ गलत करता है उसके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है, टॉर्सेस लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो आंसर हो गया यस। अब द डॉक्ट्रिन ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी इज विकेरियस लाइबिलिटी देखिए क्या होती है। ये भी कॉन्सेप्ट आपके पता नहीं कोर्स में ये शायद नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, दिया गया इसलिए आप इसको पढ़ के, बहुत ही इजी है। विकेरियस लाइबिलिटी में क्या होता है, को मैं बताऊं, आपके सर्वेंट ने काम किया, आपका मास्टर भी लाइबल है। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड वकीरियस लाइबिलिटी आपने किया लेकिन आपका मास्टर लाइबल हो रहा है, तो ये होता है रिस्पॉन्डेड सुपीरियर। का मतलब होता है रिस्पॉन्डेड सुपीरियर, रिस्पॉन्डेड एट सुपीरियर सुपीरियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल। को लिख लीजिए, लेट लेट द प्रिंसिपल प्रिंसिपल बी लाइबल। लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल, तो यहां कौन, लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल। आई थिंक आई शुड चेंज द कलर, लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल। तो पहली मैक्सिम का नाम हो गया, वकेलियस लाइबिलिटी की पहली मैक्सिम का नाम हो गया लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल। ठीक, क्लियर। अब अगली मैक्सिम का नाम हो क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, ही हु एक्ट थ्रू अनदर एक्ट डज एक्ट हिमसेल्फ। ही हु एक्ट थ्रू अनदर डज एक्ट हिमसेल्फ, मतलब किसी ने दूसरे के थ्रू कार्य किया, वो लाइबल है। क्यू फैसिट पर एलियन, दूसरे के, हिंदी में लिखा, दूसरे के माध्यम से करने वाला असली कर्ता होता है। ही हु एक्ट थ्रू अनदर डज एक्ट हिमसेल्फ। ही बराबर, he who act
act through another does act himself, does act himself. ही हु एक्ट थ्रू अनदर डज एक्ट, किसी दूसरे के माध्यम से कार्य किया लेकिन वह आप ही का कार्य माना जाएगा। ही हु एक्ट थ्रू अनदर डज एक्ट हिमसेल्फ। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी, बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों मैक्सिमम इस पे वकीलस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट बेस, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ना समझ बता दीजिएगा, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। देखिए, अब देखिए सब टॉपिक है मेरे लिए वीडियो बनाना इजी नहीं है। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसको आप लोग चाह रहे हैं, आपको समझ में नहीं है, तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। सब टॉपिक है मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सब टॉपिक में वीडियो बना लूँ। इसके लिए आपको बता देता, मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाते चलता। अब आप लोग अगर एक स्टूडेंट का इस टॉपिक वीडियो बना सकते, मैं कैसे बना दूँ आप बताइए। मेरे पास और भी काम है, आपको पता है, मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, वहाँ के भी प्लस 2-3 मेरे पास भी इस समय, और कभी रिसर्च पेपर लिखना है, कुछ लिखना है। तो मेरा टारगेट है कि सारे PYQ आपके सॉल्व हो जाए, प्लस पेपर वो तो मैं सॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको बहुत डाउट्स है, आप लोगों को बताइए, मैं बता देता हूँ, पढ़िए आप लोग, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ का सी, बोथ ए एंड बी। अब विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टॉर्चर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, एक चैप्टर है 294 से 294 से 300 तक, वो टॉर्चर लायबिलिटी की बात करता है। ये आप विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टॉर्चर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये फिफ्थ का बी हो जाएगा, 24 बी, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही होते हैं, तो वो उसी की बात है। अभी एक सेक्शन क्वेश्चन आएगा, मैं इसमें आपको अच्छी क्लियर कर दूंगा। स्टेट और राजस्थान में विद्यावती केस किससे रिलेटेड है बताइए। आप लोग जो इसका पढ़ेंगे सॉवरिन फंक्शन रिलेटेड, इसके नेक्स्ट स्टेप निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत तो बताइएगा। इन द मॉडर्न ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ वकीलस लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन सोशल कन्वीनियंस, सामाजिक सुविधा के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सोशल कन्वीनियंस। इज द सॉवरिन फंक्शन इज अ डिफेंस अगेंस्ट द टॉर्चर लायबिलिटी, आंसर विल बी नो। ये नहीं आंसर, सॉरी, आंसर भी यस, क्योंकि सॉवरिन फंक्शन डिफेंस इज अ डिफेंस अगेंस्ट द टॉर्चर लायबिलिटी। क्या डिफेंस है? हाँ, क्योंकि सॉवरिन हम लोग गवर्नमेंट का सॉवरिन का फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए डिफेंस है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक, एक मिनट। क्या टॉर्चर लायबिलिटी डिफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट? तो आंसर विल बी यस, इट इज अ डिफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है तो वहां पे हम ये कहेंगे कि टॉर्चर लायबिलिटी है गवर्नमेंट की वजह से किया, कि सॉवरिन फंक्शन है, तो आंसर विल बी यस, टॉर्चर लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, आप इसका डिफेंस ले सकते हो। अगला आ रहा है द डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉवरिन एंड नॉन सॉवरिन फंक्शन क्या होगा। Distinction between sovereign and non-sovereign powers depend upon nature of power and manner of its exercise, the method of working, the technicality of the work. बताइए। द डिस्टिंक्शन ऑफ सॉवरिन एंड नॉन सॉवरिन, नेचर ऑफ द पावर। कैसे आपको सॉवरिन और नॉन सॉवरिन कैसे आप लोग डिस्टिंक्शन कर सकते हो? क्या नेचर ऑफ पावर है, मैनर ऑफ, किस तरीके से पावर एक्सरसाइज करते हैं, ये इस मैनर में। ठीक है, क्योंकि मेथड ऑफ वर्किंग जैसा कुछ है नहीं, टेक्निकलिटी ऑफ वर्क भी ऐसा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क भी नहीं है। ठीक है, कोर्ट हैड अवॉर्डेड कंपनसेशन टू, कोर्ट किसको कंपनसेशन अवॉर्ड करता है? विक्टिम को, हेयर्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ऑल देखो, विक्टिम को तो देता ही देता है क्योंकि उसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, हेयर उससे रिलेटेड है इसलिए देगा। एलआर, कोई वहां पर विक्टिम नहीं है तो उसके एलआर अवेलेबल आ रहा है तो वहां पे एलआर को भी दे देगा। तो 10th का सी, डी, ऑल द अबव। अब देखिए, द कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट एंड स्टेट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके लिए मैं चैप्टर आपको दिखा देता हूँ, उसमें ये कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है,
प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन एंड असूल, ये 294 से लेकर 300 तक ये कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, इसलिए इसको यहीं पर हम लोग क्लियर कर देंगे 300, ऐसा पूरा उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो आंसर विल बी 294, 298, 299, तो आंसर विल बी 11 का डी, ऑल द अबव। द मैटर ऑफ यूनिवर्सिटी द रिक्वायरमेंट मस्ट फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द फॉलोइंग, किसके द्वारा होगा बताइए। देखिए द बात यहाँ पे प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, देखिए हिंदी में, देखिए हिंदी में लिखा राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति लिखा, तो यहाँ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लिखा, तो यहां तो होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, तो यहां होगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर द केस सच मैनर प्रेस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, तो आंसर विल बी बोथ आर ट्रू। द रिक्वायरमेंट मस्ट फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों चीजों के द्वारा बोथ आर ट्रू। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय अनऑथराइज्ड और इन एक्सेस ऑफ अथॉरिटी देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी, बताइए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनऑथराइज्ड और एक्सेस ऑफ अथॉरिटी से बन गया तो क्या होगा। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, हर सेमेस्टर के स्टूडेंट ने पढ़ के आए, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनफोर्सिएबल। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनऑथराइज्ड और एक्सेस अथॉरिटी बन रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनफोर्सेबल एट ऑल, ठीक। द इफेक्ट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है उसका क्या इफेक्ट होगा बताइए। लॉकडाउन एनफोर्सेबल होगा, कंसीडरेशन होगा, बॉन्डेड अपॉन द पार्टी होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। आर के शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार किससे रिलेटेड है बताइए। आर के शुक्ला स्टेट ऑफ बिहार नेट पे देखेंगे आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, फेमस केस है। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल, देखिए स्टॉपल में आपको बोला, स्टॉपल आपको इंडियन एविडेंस एक्ट से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट निकाला है कि नहीं, हाँ अच्छा किया था मैंने निकाल लिया था तभी। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में दो तीन, एक 115 से स्टार्ट है स्टॉपल। स्टॉपल क्या होता है, आपने कोई बात करी तो आप उसमें बाद में मुकर नहीं सकते, ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। वेन देखिए, when one person has by his declaration, act or omission intentionally cause or permitted another person to believe a thing to be a truth and to act upon such belief, neither he nor his representative allowed in any sort of proceeding between him and such person or his representative। अगर आपने कोई चीज वहां पे डिक्लेयर कर दी और उसके बेसिस पे किसी ने कुछ एक्ट कर लिया तो बाद में अपनी बात को वापस नहीं ले सकते, इसका ये मतलब है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा 115 से 17 तक, एक मिनट 118 तक, 118 एक ने 117 ही होगा, 117 तक पढ़ लीजिएगा, आपको स्टॉपल के बारे में समझ में आएगा। ये भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पूछा जा सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल जो होता है देखिए इक्विटी पे बेस्ड होता है कि आपने कुछ कोई बात कही, जैसे मैंने उसने कहा कि पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दे कि आपको इनको जॉब मिलेगी, लेटर ऑन मना कर दिया तो उनको स्टॉपल लग जाता है, क्योंकि आप उसके बेसिस अपने प्रीवियस जॉब छोड़ दी थी, आपने रिजाइन दे दिया, अब आपको लेना पड़ेगा, तो इसका ये मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। Which section of Indian evidence है कि bodies of doctrine of estoppel, किसके बारे में बात करते हैं स्टॉपल। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल देखो मैंने आपको बताया था 115 डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल डिफाइन है, वहां पर पार्टीज के बारे में 16-17 में बात हो रही है, तो 115 होगा डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरी द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल क्या होगा, ट्रेडिशनल थ्योरी के डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल क्या होगा, कैन नॉट इटसेल्फ बी अ बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, इट कैन ओनली बी यूज्ड एज शील्ड नॉट एज अ स्वॉर्ड। देखिए या एक तरह से देखिए शील्ड का मतलब होता है, देखिए बी का देखिए इट कैन बी यूज्ड एज शील्ड, आप एक तरह से इसको बचाव के लिए यूज सकते हो, एक वीपन की तरह यूज नहीं कर सकते, इसके मैक्सिमम डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल की अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल की एक बात, cannot itself be the basis of cause, खाली इस बेसिस में ये कॉज ऑफ एक्शन का बेसिस नहीं हो सकता, तो इसलिए 18 का आंसर हो जाएगा सी, अबव ए एंड बी। इंडियन एविडेंस अगर आपने डॉक्टर स्टॉपल पढ़ा होगा या सर इंडियन एविडेंस आगे चल कर सब्जेक्ट में है, पढ़ लीजिएगा आप, स्टॉपल आपको क्लियर हो जाएगा। स्टॉपल मतलब होता है कि मैंने एक बात कही और उसके बेसिस दूसरे व्यक्ति ने आगे मूव ऑन कर दिया, तो अब वो बात वापस नहीं लेते, मूव ऑन को दिख रहा हो रिजल्ट, ठीक है। In Indian doctrine of estoppel apply against
In India, the doctrine of estoppel may apply again. The person to whom the promise is made, against the government, against the public body, against all of the above. बताइए. देखिए, द पर्सन टू होम प्रोमिस टू डॉक्टर स्टॉपल अप्लाई. अगर आप 17-18 पढ़ेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा. पर्सन टू होम द प्रोमिस इज मेड, इसके अगेंस्ट हो सकता है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट भी लग सकता है, अगेंस्ट द पब्लिक बॉडी. तो 19 का डी हो जाएगा आंसर. 115 से 117 पढ़िएगा आपको आंसर, 116-17 पढ़िएगा आपको इसका आंसर मिल जाएगा. मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, बताइए. तो खुला होगा. नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर्सन क्लेमिंग बी परमिटेड डिनाई द लैंड ऑफ द टेनेंट स्टॉपर टेनेंसी नॉट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. इस तरीके से इसको दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है. कैन डॉक्टर अगेंस्ट स्टैट्यू, आंसर बी नो. क्योंकि एक तरह से अगर कोई चीज स्टॉपल मतलब अगर वो चीज स्टैट्यू में नहीं दे, स्टैट्यू के अगेंस्ट नहीं जाएगा स्टॉपल. अगर स्टैट्यू पहले से डिफाइन है, वहां पर स्टॉपल की बात नहीं करी गई है और उसको एक तरह से ध्यान नहीं दिया गया तब, तो फिर ये मतलब नहीं होगा कि आप जनरली अपने स्टॉपल लाके लगा दें. नहीं, अगर स्टैट्यू है तो वो प्रिवेल करेगा. 20 का ए. देखिए, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल इन्वोक्ड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. इट इज इक्विटेबल एंड कैन नॉट बी अपोज पब्लिक पॉलिसी. ये इक्विटेबल इक्विटी बेस्ड होता है, पहले मैंने बताया था. इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. ये पब्लिक इंटरेस्ट में ही लगाया जाता है, पब्लिक के फायदे के लिए लगाया जाता है. इट डज नॉट डेवलप द रिजल्ट सॉट टू बी अचीव अगेंस्ट द पब्लिक गुड, तब भी नहीं लगेगा. तो 21 का डी. बताइए. देखिए, अकॉर्डिंग टू इसमें जो थ्योरी नेचुरल जस्टिस आल्सो नोन है. नेचुरल जस्टिस मतलब जस्टिस एक नेचुरल होना चाहिए. स्मिथ के अनुसार प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जाना जाता है. फंडामेंटल जस्टिस के लिए यूनिवर्सल जस्टिस फेयर प्ले नेक्स्ट. आंसर विल बी D22 का डी. ऑल द अबव. द एम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज, किस लिए. देखिए, नेचुरल जस्टिस अगर आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे. बहुत ही इजी चीज है ये. देखिए, नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि आप लोग न्याय में जो अपॉर्चुनिटी है वो दें. देखिए, नेचुरल जस्टिस क्या होता है. नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है आप अगले पर्सन को अपॉर्चुनिटी दें कि उसको सुना जाए. न्याय का मतलब क्या होता है कि आज अपोजिट पार्टी कल्प्रिट है उसको भी सुना जाए, किसी भी पर्सन को बिना सुने हुए पनिशमेंट ना दी जाए. इसका यही तो मतलब होता है. तो ये अगर लॉ में नहीं दिए गए, लॉ में इसके बारे में, तो यहाँ पे इसके बारे में बात होगी. नेचुरल जस्टिस हमेशा प्रिंसिपल हर जगह प्रिवेल करेगा. हमें उसको मौका देना पड़ेगा सुनने के लिए. ठीक है. तो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल क्या, जस्टिस को सिक्योर करना बिल्कुल से. किसी भी प्रोविजन का मतलब होता है, जैसे आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं. न्याय का क्या मतलब होता है कि हर इंसान को जस्टिस मिले, न्याय मिले. इसलिए आंसर. और क्या, मिस कैरेज जस्टिस, न्याय की अनदेखी ना हो, न्याय का धराशाही ना होने देना. तो 23 का सी. अबव ए एंड बी. अगेंस्ट होम नेचुरल जस्टिस कैन बी इन्फोर्स. बताइए. देखिए, क्या सारे कोर्ट्स में नेचुरल जस्टिस इन्फोर्स होगा. बिल्कुल, कोर्ट्स तो करती हैं. जुडिशियल बॉडीज भी करती हैं. यहां होगी कौसी जुडिशियल बॉडी, मतलब कौसी हैं, दोनों मिला के काम करती हैं. कौसी जुडिशियल बॉडी. तो आंसर विल बी अर्ध न्यायिक संस्थान. फुल न्यायिक नहीं है, इनको एक तरह से पावर दे दी गई है इस तरीके से. तो अब इसका डी. ऑल द अबव. हाउ मेनी प्रिंसिपल जस्टिस रिकॉग्नाइज इन इंग्लिश लॉ. बताइए. हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रिकॉग्नाइज इन इंडियन लॉ. दो मैगजीन बहुत ही फेमस है इसमें. देखिए, आपको मैं इस मैगजीन को लिखा दो, लिख लीजिए आप लोग एक मैगजीन. ये तो ये डायरेक्ट ऐसे आ सकती है, तो इसको मैगजीन के फॉर्म में भी आ सकती है. नो मैन शैल बी जज इन हिज ऑन केस. कोई अपने ही मामले में जज नहीं बन जाएगा. मान लीजिए आपके बेटे का केस आ गया है, आपके सामने कि वो मर्डर करके आया है, तो उस केस को आप नहीं ट्रांसफर करोगे, किसी और को ट्रांसफर कर दोगे. नो मैन जज ऑन के, अपने मामले में, क्योंकि दिखना चाहिए लॉ कि सही हो रहा है. कोई अपने बेटे का केस सुनेगा तो वो तो ऑलरेडी बायस होगा ना. तो बायसनेस कहीं नहीं दिखनी चाहिए. तो इसका होता है नेमो लिखिएगा जुडेक्स. नेमो जुडेक्स इन कौसा, CAU ऐसे कौसा सुआ.
नेमोजेडेक्स इन कॉसा सुआ, ये इसकी मैगजीन का नाम है, नेमोजेडेक्स इन कॉसा सुआ इसकी मैगजीन। नो मैन शैल बी जज इन हिज ऑन के, कोई भी आदमी अपने मामले में जज नहीं होगा। या क्लियर? नो, देखिए थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है लेकिन क्या करें, सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा चाहता आप लोगों को बाद में आप लोग थोड़ा समझे भी चीजों को, ये आप याद कर लीजिएगा। नो मैं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन केवल नेचुरल जस्टिस से, तो इस टॉपिक से मैगजीन से आ सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, और नेचुरल जस्टिस से कम 7 से 8 क्वेश्चन। इस पेपर में भी देखिएगा। नो मैन शैल बी जजेस ऑन केस नेमोजेडेक्स इन कॉसा सुआ, ये लिख लीजिएगा। इसका नो अपने ही मामले में जज नहीं होगा। हियर द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को सुनना। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टेम, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टी, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टेम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पक्ष को सुनो, तो ये आप इसका कर लीजिएगा, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, आगे चलें, चलते हैं। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली अनडाउटली बी सीन टू बी डन। देखिए, जस्टिस शुड केवल करना ही नहीं, दिखना भी चाहिए, ये उस पर बेस्ड है। नो मैन शैल बी जजेस इन नॉन केस, कोई मामला जज अपने ही मामले जज नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये चीज अप्लाई नहीं करेगी। तो ये मैंने आपको बताया था, किसे बेस्ट करता था, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जस्टिस केवल होना ही नहीं, दिखना भी चाहिए जस्टिस हुआ है। आप अपने बेटा का केस सुन रहे हैं तो लोग तो ये सोचेंगे आप बायस्ड हो, इवन हाँ भी बायस्ड हो, लेकिन इसलिए अपने केसेस में हटा दिया जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायस यूजुअली सीन, कितने तरीके के बायसनेस दिखते हैं? देखिए 3 तरीके के ये मेनली हैं, और तरीके के भी होते हैं, मेन हम लोग बात करते हैं 3। हाउ मेनी टाइप ऑफ बायस यूजुअली सीन, तो पिक्यूनरी पर्सन सब्जेक्ट मैटर, तो आंसर 2027 का डी, ऑल द अबव, ऑल ऑफ द। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायस यूजुअली सीन, तो ऑल ऑफ द अबव, तीनों। पिक्यूनरी, पिक्यूनरी मतलब पैसे से रिलेटेड, पर्सन मतलब आपका इंटरेस्ट, सब्जेक्ट मैटर मतलब उसमें आपका ब्रॉड इंटरेस्ट हो। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टेम, एसेंशियल एलिमेंट क्या होंगे? और देखिए ऑडी ऑल्ट्रम पार्टेम मैंने आपको बताया था, दूसरे पर्सन को सुनना है, सुनने के लिए पहले क्या देंगे? नोटिस देंगे। नोटिस देंगे तभी तो वो चलेगा मेरी हियरिंग है, और वो उसको सुनेंगे भी। तो आंसर विल बी 28 का, सी, बोथ अवे। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी मस्ट बी अनबायस्ड, द एजुडिकेटिंग मस्ट बी अनपार्शियल, द एजुडिकेटिंग ऑफिसर कैन नॉट बी डेलीगेटेड पावर टू द अदर ऑफिसर। इसका आंसर आप लोगों को पता, वही सब मैंने बताया। जो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी में जो डिसीजन दे रहा है वो भी अनबायस्ड होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं दिखाए। एजुडिंग ऑफिसर कैन नॉट बी डेलीगेटेड पावर टू अदर ऑफिसर, अदर ऑफिसर को नहीं दे सकता। तो 29 का डी आंसर हो जाएगा। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर नेचुरल जस्टिस के आप ऑर्डर का वायलेशन करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा बताइए? नल एंड वॉइड, ऑर्डर नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेयरली वॉइडेबल, ये भी हो सकता है, वॉइडेबल नहीं। तो तीनों रिजल्ट इसके हो सकते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में बी एक्सक्लूडेड, किन केसेस में हम लोग नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड कर सकते हैं बताइए? तो जहां पे नेसेसिटी, एक्सट्रीम नेसेसिटी है, मतलब पॉसिबल ही नहीं। आप जैसे कैरियरिस्ट है और कोई ऐसा केस है वो बिल्कुल उसको मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरत है उसको, मतलब आप नेचुरल जस्टिस ना भी दे ठीक है, लेकिन उसमें तो देना पड़ेगा। कुछ कैसे इमरजेंसी आ गया कि अगर आप लोग नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो करेंगे लॉ फेल हो जाएगा, तो आप नहीं करेंगे। वेयर द फैक्ट एडमिटेड ऑन डिस्प्यूट, पहले से ही पता है कि इसने चोरी करी, इसने एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो वहां पे ना भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। 31 का सी। 32 बताइए। पहले आप लोग क्वेश्चन को बताइए, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा होगा, आपका पेपर इजी है। आप लोग बताइए, जब पहले मेरी वीडियो को पॉज कर दिया करिए, फिर आप लोग अपने दिमाग लगाइए, उसके बाद अपना आंसर चलाइए, या तो हो सके नेट सर्च करिए, उसके बाद न मिलता हुआ मेरा आंसर देखिए, तो आपको यूजफुल हो जाएगा।
द एक्सेशन टू द रूल ऑफ कंट्रोल आर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में ना फॉलो करने कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है एकेडमिक इवैल्यूएशन में, तो 32 का आंसर हो जाएगा डी। द एसेंशियल एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आर, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सारे इन्फॉर्मेशन दी जाए उसको टू प्रोवाइड टाइम प्लेस एंड प्रोसीजर ऑफ हियरिंग, बिल्कुल सही। द एडजुडिकेटिंग ऑफ ए मस्ट फुलफिल द अपॉर्चुनिटी इफेक्टिव पर्सन टू प्रोड्यूस रेलेवेंट एविडेंसेस, 33 का सी हो जाएगा ए एंड बी। द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मीन्स कि वही उसको सुना जाए, तो मैंने आपको बताया था ऑडियो अल्ट्रम पार्ट टाइम, दिस इज मैंडेटरी, बिल्कुल है। हियरिंग मस्ट बी रीजनेबल, मतलब रीजनेबल में प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए उसको आने के लिए, उसको सारे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि तैयार करके आए, दे में सफिशिएंट नोटिस, तो 34 का डी हो जाएगा ऑल द अबव। द मीनिंग ऑफ मैंडेमस, देखिए मैंडेमस, देखिए सब ये अब हम लोग बात करें रिट के बारे में। रिट का मतलब क्या होता है कि आप लोग रिट फाइल करते हैं, सुप्रीम, ये जो रिट्स होती है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती हैं। ये डायरेक्ट आप केस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ले जाए रिट के फॉर्म में। 5 तरीके की रिट होती हैं, मैंडेमस, को वारंटो, सरसोसारी, हैबियस कॉर्पस, को वारंटो, इस तरीके से 5 रिट्स होती हैं। इसमें से 2-3 रिट्स दी गई हैं। अगर आप लोग 5 रिट्स पढ़ लेंगे, मैंडेमस 5 रिट पढ़ लीजिएगा, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको रिट से मिल जाएंगे, और 7 से 8 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन तो आपको 2 टॉपिक से मिल गए। और मैं आपको, अगर मैं 4 से 5 टॉपिक बताऊं वो भी आप पढ़ लेंगे, तो आपको पेपर हो जाएगा, पास मार्क्स ज्यादा ही मिलेंगे नंबर। द मीनिंग ऑफ मैंडेमस इज, देखिए मैंडेमस का मतलब होता है आपको डायरेक्ट करना, कि तुम ये करो, जाके तुमको ये करना है, तुमको ये करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट मतलब कमांड करना, कमांड। डायरेक्ट का मतलब कमांड। द मीनिंग ऑफ मैंडेमस इज रूल, कमांड, डायरेक्शन, ऑल द अबव। मीनिंग ऑफ मैंडेमस इज, मैंडेमस का मतलब होता है रूल करना, कमांड करना, डायरेक्शन। यहां कमांड होगा, बताइए क्या होगा। 35 का मैंने बताया, द मीनिंग ऑफ मैंडेमस इज कमांड। डायरेक्ट मतलब तुम कमांड, तो ये करो, जाके तुमको ऑर्डर देना है, तो डायरेक्ट हो गया कमांड। रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड इफ द फॉलोइंग कैन सेटिस्फाइड, बताइए क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया मैंडेमस मतलब डायरेक्ट, कब डायरेक्ट करेंगे जब तुम्हारे पास लीगल राइट हो, बिल्कुल सही, लीगल ड्यूटी हो, बिल्कुल सही, तुम्हारे पास तुम्हें ये कार्य करना ही है, डिमांड एंड रिफ्यूजल हो, मतलब पहले उसने तुमने वहां आस्क किया और उन्होंने मना कर दिया, ये सब चीजें लेके जाओगे तो आपको रिट ऑफ मैंडेमस का ये एसेंशियल होता है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा लीगल राइट है मेरे पास, उनकी लीगल ड्यूटी है, और मैंने उनसे मांगा ना, उन्होंने मना कर दिया, ये मैंडेमस के रिट में फाइल होता है। 36 का डी। अगेंस्ट होम मैंडेमस वुड नॉट लाइक, मतलब आप किसको डायरेक्ट, कोर्ट जो होता है कि आप देखिए पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया जाता है कि आपको ये बनाओ, ये आपको लॉ बनाना है, एक तरह से उनको कमांड दिया जाता है, दे दिया जाता है, कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में दिया जाता है। कोर्ट को तो देते ही है वो लोग, सुप्रियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को दे देती है, तो इसलिए यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 37 का ए। प्रेसिडेंट को नहीं, प्रेसिडेंट होगा, यहाँ स्पेलिंग गलत है, तो लिख लीजिएगा सही। अब होती है एक आती है रिट ऑफ सर्सोरारी, इसका ये मतलब होता है करेक्ट, आपने जो ऑर्डर किया था वो गलत किया था, मतलब इसको सही करना है, इस कुछ एरर हो गया था, तो यहां पर इसका मतलब होता है करेक्ट। देखो सी से आप इसको याद करिएगा, करेक्ट। मैंडेमस मतलब देखिए मैंडेटरी, आप इस तरीके से ट्रिक आपको मैं बताऊं, मैंडेमस के लिए मैंडेटरी, सॉरी करेक्ट, उसने कुछ गलत किया सही करें। अब गलत कब कब किया था, किस केसेस में किया था, ये आप लोग पढ़िए। जुरिस्डिक्शन था, इरर कर दिया, इरर मतलब गलती समझ नहीं पाया, नहीं था जुरिस्डिक्शन, तब भी आप मान लीजिए कानपुर का केस है, उन्नाव कोर्ट ने सॉल्व कर दिया, तो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया। इरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, सामने सामने लग रहा है, एक नॉर्मल कोर्ट समझ लीजिए फास्ट ट्रैक, मतलब एक डिवीजन, वो सिविल जज जूनियर डिवीजन की मर्डर का केस ट्राई कर रही है, तो ये भी लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया। 38 का डी आंसर विल बी डी। इरर अपरेंट ऑन, अब बताइए इरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड का एग्जांपल हो गया कि उन्होंने एक उन्नाव की कोर्ट है, वो नहीं, वो ये एग्जांपल छोड़िए, आपका एग्जांपल सबसे अच्छा ये शिफ्ट होगा कि एक सिविल जज जूनियर डिवीजन ने मर्डर का केस ट्राई कर दिया, या सिविल जज जूनियर डिवीजन की कैपेसिटी 20 लाख रुपए, इसने 4 करोड़ का सॉल्व कर दिया, सामने सामने दिख रहा है गलत है, तो यहाँ पे हट जाएगा। हु मे अप्लाई फॉर रिट ऑफ सर्सोसारी, उत्प्रेषण याचिका के लिए कौन आवेदन कर सकता है, बताइए। होज राइट्स आर इफेक्टेड, जिसके राइट, मेरे राइट इफेक्ट तो मैं फाइल करूंगा, बिल्कुल सही। एनी पर्सन इफ पब्लिक एट लार्ज क्वेश्चन, अगर देखिए पब्लिक एट लार्ज क्वेश्चन है तो वहां पर कोई भी कर सकता है। 39 का सी।
को वारंटो का देखिए मतलब होता है कि किस अथॉरिटी से आप यहां बैठे हो। मान लीजिए कोई कॉलेज है, कॉलेज की एचओडी की सीट, अब एचओडी की सीट पर जाकर कोई प्यून बैठ जाए तो उससे पूछा जाएगा कि किस अथॉरिटी से आप बैठे हो यहां पर। तो पूछा को वारंटो मतलब अप्लाई किया जाएगा एक्सीडेंट फाइल, किस अथॉरिटी से आप यहां बैठे हो, इसका ये मतलब होता है। इसका ये मतलब ये देखिए, द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक नेचर, बिल्कुल सही। जो को वारंटो की रेट है वो जो ऑफिस पब्लिक नेचर का होगा तभी होगा। द ऑफिस मस्ट बी स्टैट्यूटरी, और स्टैट्यूटरी होना चाहिए, लीगल प्रोविजन होने चाहिए। द होल्डर मस्ट हैव एसर्टेड हिज क्लेम, होल्डर ने कहा कि मेरा राइट है लेकिन गलत तरीके से बैठ गया, 41 का डी हो जाएगा। द रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी होता है, इसी तरीके से है ये। द प्रमोट एंड विंडिकेट पब्लिक इंटरेस्ट, प्रमोट करना, विंडिकेट पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को दिखाना कि ये मेरे इंटरेस्ट है। वॉल्यूशन ऑफ लीगल राइट ऑफ द पुअर पीपल, पुअर पीपल है उनके राइट्स के वॉल्यूशन हो रहा है। सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल, देखिए ये पीआईएल के बारे में बात कर रहा है। पीआईएल मतलब देखिए क्या होता है, एक्सेप्शन लोकल स्टैंडर्ड का, जनरली जिसका राइट इन्फ्रिंज हो वही केस फाइल करेगा। लेकिन पीआईएल में क्या होता है, कोई दूसरा पर्सन भी केस फाइल कर सकता है। मान लीजिए एक पीआईएल हमको फाइल करना है कि आज हमारे स्टेट में बहुत से लोग को खाना नहीं मिल रहा है, और जबकि खाना शादियों में फेंका जा रहा है। तो इस तरीके कोई पीआईएल आ जाए कि खाना फेंका ना जाए, और या फिर ये कह सकते हैं मिड डे मील, मिड डे मील के लिए कोई कहते हैं कि मिड डे मील में खाना जो है क्वालिटी बहुत खराब है, और ये हम लोग ये कर सकते हैं पीआईएल में, मतलब एक एडवाइस दी जाए या कहा जाए कि बच्चे जो खाना तो सरकार ले रही पैसा, लेकिन उनको दिया नहीं जा रहा है क्योंकि वहां के प्रधान लोग इसको मान लीजिए वो लोग मैनेज करते हैं। तो एक रेट फाइल करी जाए कि अब जो कॉलेज के टीचर है उनको पैसा दिया जाएगा और वो लोग उसको करेंगे मैनेज। तो ये आपका कोई इसमें बच्चा तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपको एक पीआईएल लेके आए, तो आप एक लोग पुअर पीपल के लिए आए, डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए आए, इसलिए इसको यहाँ पे आंसर है 42 का डी, ऑल द अबव। ठीक है, पीआईएल पढ़ लीजिएगा, एक से दो क्वेश्चन पीआईएल से आएंगे। द पोजीशन ऑफ गंगा वाटर रिलेटेड एनसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनरल लिटिगेशन, स्पेशल लिटिगेशन, इंडिविजुअल लिटिगेशन। बताइए जो पोजीशन गंगा वाटर है ये हमारा 43 का ये पीआईएल पे बेस्ड है। द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू मतलब चेक करना कि तुमने ऑर्डर सही दिया कि नहीं दिया है, इसका ये मतलब होता है। द पावर ऑफ अ कोर्ट टू होल्ड द अनकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लॉ इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द कोर्ट होल्ड द अनरीजनेबिलिटी ऑफ द लॉ, आंसर विल बी ऑल द अबव। मतलब चेक करा जाएगा कि तुमने जुडिशियल रिव्यू सही, मतलब आपने जो लॉ पास के सही है कि नहीं, उसका जुडिशियल रिव्यू होता है। इसका ये मतलब जुडिशियल रिव्यू नीड टू डील विद फॉलोइंग एस्पेक्ट। जुडिशियल रिव्यू जो इंडिया है वो लेजिस्लेटिव एक्शंस के लिए डील करता है। ठीक है, मुझे गलत लग रहा था, ये तो मुझे लग रहा था कुछ गलत, ये नहीं होना चाहिए इसमें। इसका आंसर होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों एक्शंस पे डील करता है। ठीक है, इन इंडिया द कोर्ट विल इंटरफेयर विद द फॉलोइंग discretionary power in the following circumstances. In India, the court will interfere with the following with the discretionary power in the following circumstances. देखिए क्या होता है, फेलियर टू एक्सरसाइज जुडिशन बिल्कुल करेगा, एक्सेस जुडिशन अब्यूज, इन तीनों केसेस में अगर डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट यूज कर सकता है। भारत में न्यायालय अपने विवेक के निम्न मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, ऑल दैट जिसमें सही फॉलो नहीं हुआ है, एक्सेस ऑफ जुडिशन हो गया, अब्यूज ऑफ जुडिशन हो गया, इन सब केसेस में कर सकता है। द ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन का मतलब एक तरह से क्या होता है, देखिए लोकायुक्त, लोकपाल। ओम्बड्समैन बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा ओम्बड्समैन क्या होता है, अच्छी तरीके से आपको बता दूंगा एक बार। नेक्स्ट क्लास में आपको ओम्बड्समैन अच्छे समय, अभी थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो रहा है, एक्चुअली कॉलेज भी जाना है। In where the constitution of where the institution of ombudsman originate, ऐसा आंसर क्या होगा आप लोग, इन स्वीडन से हुआ।
ठीक है। इन इंडिया पब्लिक क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स, कॉमर्शियल, कॉप डेवलपमेंट, फाइनेंशियल, तीनों हो जाएगा। 50 का above A and B, they are not civil servant, they cannot claim the protection of right, protection of act पढ़ लीजिएगा। देखिए मतलब स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय, दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट, दे कैन नॉट क्लेम द प्रोटेक्शन ऑफ राइट, आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चेक कर लीजिएगा। ठीक है। द इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विजिबल इन विच कंट्री, 20th सेंचुरी इसका आंसर है। ठीक है। बच्चे को मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, एक्चुअली टाइम हो रहा है, सोचा था इस बार पूरी वीडियो के साथ बनाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पा रहे हैं।